भारत के शहर आगरा में मुगल आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला हुआ ये मकबरा दूर से ही चमकता हुआ शाहकार अपने अंदर एक अलग ही खूबसूरती समेट कर बैठा है। वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के बादल अभी तक मंडरा रहे हैं। फैक्ट्स बाय शाहरुख में एक बार फिर से आपका वेलकम। दोस्तों, 400 साल पहले बनाया गया ये मकबरा अपने दौर की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती थी। वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान बिल्डिंग को बनाने के लिए पूरे 20,000 मजदूरों का सहारा लिया गया, जिन्होंने दिन रात अपना खून पसीना बहाकर इसकी तामीर की। दोस्तों, 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 22 साल लगे। अगर आज के दौर में इस मकबरे की कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो ये शानदार संगे मरमर का मकबरा $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपए की मालियत रखता है। दुनिया के 7वें अजूबे में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की ऐसी ऐसी शाहकार तस्वीरें छोड़ी थी कि आप देखकर हैरान हो जाते हैं कि कोई इस तरह की बिल्डिंग बनाने की महारत भी रखता है, जिनके दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। और दोस्तों, ये बात है 400 साल पहले की। इस बिल्डिंग को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि जब इसके बैक वाले गेट से इसको देखा जाता है तो ये बिल्डिंग बहुत बड़ी लगती है, और जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है इसका साइज ऑटोमेटिकली छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो कि मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो। इसके 4 मीनारों को पूरे सीधी तरह से खड़ा नहीं किया गया, बल्कि इसके जो 4 मीनार हैं वो आगे की तरफ थोड़े झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने वाले को ये मीनार अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसे कि आप इन मस्जिदों में देख सकते हैं। इन 4 मीनारों को बाहर की तरफ करने का एक और मकसद भी था कि अगर जलजला आए, अर्थक्वेक आए तो ये मीनार बाहर की तरफ गिर जाए, ना कि अंदर की तरफ गिर के ताजमहल को नुकसान पहुंचाए। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इसको बनाने वाले इस पर एक खराज तक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? ताजमहल के आखिर वो कौन कौन से राज थे जिनको आज से 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, जबकि उस वक्त स्टील और बजरी मौजूद ही नहीं थी? तो इस मकबरे को किस तरह से बनाया गया और इसके ऊपर जो डोम रखा गया है उसको किस तरह से ऊपर रखा गया, ये सब कुछ और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, ये बात है उस दौर की, यानी कि 1607 की, जब पाकिस्तान और इंडिया के हिस्से में मुगल एम्पायर का दौर हुआ करता था। इस वक्त मुगल शहनशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक शानदार पार्टी रखी गई थी। मुगल शहनशाह को ये बेटा सबसे ज्यादा अजीज था, इसलिए इसके हर जन्मदिन पर इसको सोने, जवाहरात, हीरो मोतियों से तोला जाता था। यानी कि जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही सोना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहनशाह ने अपने बेटे खुर्रम की शादी अपने एक दोस्त वकील की बेटी से कर दी थी, जिसको आज मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। खुर्रम और मुमताज को पहले दिन ही एक दूसरे से बेहद मोहब्बत हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, उस वक्त किसी को भी ये मालूम ना था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उसमें खूब कामयाबी भी हासिल की। इसीलिए शहनशाह ने उनसे खुश होकर शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो कि आगरा फोर्ट में ही रहा करती थी। 6 में से सबसे ज्यादा मोहब्बत शाहजहां मुमताज से ही किया करते थे, और यही वजह थी कि उनका सबसे ज्यादा वक्त बेगम मुमताज के साथ ही गुजरा करता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और ठीक 4 साल बाद यानी कि 1621 में मुगल शहनशाह गुजर गए। शहजादा शाहजहां, जो कि मुगल एम्पायर में पहले से ही काफी फेमस हो चुका था और मुगल शहनशाह का चहीता बेटा भी था, 1628 में यानी कि अपने बाप की मौत के ठीक 7 साल बाद उसने शहनशाह की गद्दी संभाल ली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहनशाह से बेहद खुश नजर आती थी। ये वो पीरियड था जब मुगल एम्पायर अपने पूरे अरूज पर थी। इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों पर मुगलिया एम्पायर का राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहां खुद किया करता था, जबकि मुमताज महल शाहजहां के पीछे रहकर उनको मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी ये मालूम ना था कि ये इतनी ज्यादा खुशियां जल्द ही एक मातम में बदलने वाली हैं। शाहजहां को गद्दी संभाले हुए सिर्फ 1 साल ही गुजरा था कि मुगल एम्पायर को फिर से दुश्मनों का सामना करना पड़ा। जंग पूरे 2 साल चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन शाहजहां अभी इस कामयाबी का जश्न मनाते कि उनको एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल, जो कि उनके 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उनकी हालत खराब हो गई और 17 जून 1631 को वो ना चाहते हुए भी इस दुनिया से रुखसत हो गई।
पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर जो शाहजहां पर आग बनकर गिरी थी, इसने जैसे उनकी दुनिया ही खत्म कर डाली हो। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे ज्यादा अजीज बीवी अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। तारीख में कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक शाहजहां ने कुछ भी ना खाया था और पूरे 2 साल तक ना ही उन्होंने कोई मौसीकी सुनी और ना ही कोई इतर यानी के परफ्यूम लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। अपनी प्यारी बीवी मुमताज महल की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद यानी कि 1632 में ही ताजमहल की तामीर का काम शुरू करवा दिया गया था। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के एक हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए थे। क्योंकि मुमताज की कब्र रमूना रिवर के साथ मौजूद थी, तो इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाने का टास्क काफी मुश्किल था। दरिया के किनारे जमीन काफी नरम होती है, इसलिए यहाँ पर कोई बड़ी इमारत खड़ी करना काफी मुश्किल हो जाता है। और यही बात ताजमहल की फाउंडेशन यानी ताजमहल की नींव को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसी पर गौर व फिक्र करते हुए यहाँ के इंजीनियर्स ने सबसे पहले जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते जब तक कोई खुश्क जमीन न नजर आ जाती। इन कुओं को पत्थरों और गारों से भरा गया और फिर उन कुओं के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा किया गया। इस काम के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज भी लगी थी। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो कि नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब जरूरत थी एक ऐसी बिल्डिंग के डिजाइन की जो इस दुनिया में आज से पहले किसी ने ना देखा हो। एक ऐसा बेहतरीन डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया और अपने अंकल के मकबरे से डूम का आइडिया लिया था। और जब इन सबको कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौके पर ही बेक की गई थी। ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है इतना आसान नहीं था और इसके साथ साथ पैसा भी पानी की तरह बहाया जा रहा था। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी के साथ खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी। बस उनको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करवाना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन पर इतने ज्यादा लोग लगाए गए थे कि आसपास के इलाकों में खाना खत्म हो चुका था। 20,000 लोगों का खाना पूरा करने के लिए शाहजहां ने आसपास के इलाकों से तमाम का तमाम अनाज आगरा मंगवा लिया था। कई सालों के बाद ताजमहल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की, जो कि 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जाना था। क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का सबसे फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी कि जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से कई हजार टन भारी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया। ताजमहल का ये डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डोम स्टील स्ट्रक्चर से बड़ी आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने के लिए सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो उस वक्त के इंजीनियर्स ने स्ट्रेस की कैलकुलेशन की थी, आज के इंजीनियर्स ये देखकर उसकी वाकई दिल से तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पीटरा ड्यूरा या परचिनकारी से डेकोरेट किया जाना था। पिएट्रा ड्यूरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी होशियारी और मेहनत से कीमती पत्थर के मुताबिक तराशा जाता है, फिर उसमें पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफी रिसर्च और टेस्ट के बाद पता लगा कि ये ग्लू लीमू पानी, संगमरमर पाउडर और शीरे को मिलाकर बनाई जाती थी और ये सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बातों में से एक ये भी बात खास है कि ये दिन में 4 दफा अपने रंग तब्दील करता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है
जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का एक नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 साल बाद यानी कि 1654 में ताजमहल की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया था। शाहजहां अपनी सबसे प्यारी बीवी मुमताज की याद में दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस बेशकीमती इमारत का नाम अपनी बीवी की याद में यानी कि मुमताज महल से रखा और मुमताज महल से ही इसका नाम ताज महल पड़ गया। शाहजहां हर साल मुमताज की बरसी पर यमुना रिवर के जरिए कश्ती में ताजमहल में जाया करते थे। ये ताजमहल की एक ऐसी एंट्रेंस थी जिसको सिर्फ और सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का काम किया गया था जो कि सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी कि 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटी ऐसी थी जो कि शाहजहां को दी गई, वो ये थी कि जिस कमरे में उनको बंद किया गया था कि खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।